नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात की गहरी खामोशी में, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हो, खुद से एक सवाल पूछा है? क्या मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में जी रहा हूं? यह सवाल ऐसा है जो मन को झकझोर देता है। यह रातों की नींद चुरा लेता है और सुबह की भाग दौड़ में भी कहीं छिपकर आपका पीछा करता रहता है। हम हर दिन एक अनजानी दौड़ में शामिल होते हैं, सुबह की अलार्म की तीखी आवाज से लेकर रात की थकान भरी चुप्पी तक हम बस भागते रहते हैं। लेकिन क्यों और किसके लिए? आज की दुनिया में जिंदगी एक ऐसी रेस बन चुकी है जिसमें जीतने वाला भी सुकून नहीं पाता। हम हमेशा कुछ और की तलाश में रहते हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और आराम, थोड़ा और प्यार। लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। फिर भी कहीं दूर जापान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग अपनी बगिया में पौधों को पानी दे रहा है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर शांति की मुस्कान। वह न तो भाग रहा है, न ही किसी जल्दी में है। मानो वह हर पल को जी रहा हो, पूरी तरह, पूरी शांति के साथ। यह जादू है जापानी जीवन दर्शन का, जिसे दुनिया अनुशासन कहती है, लेकिन जापानी इसे जीवन का सौंदर्य मानते हैं। आइए हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलें जहां 8 जापानी सिद्धांत आपके जीवन को न सिर्फ बदल देंगे, बल्कि उसे एक नया अर्थ, एक नई गहराई देंगे। यह सिद्धांत आपके रोजमर्रा के रूटीन, आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी आत्मा को छू जाएंगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें आपको अपने आलस, अपनी पुरानी आदतों और कभी-कभी अपने आराम से भी टकराना होगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। सिद्धांत 1, इकिगाई। जीने की वजह सुबह के ठीक 5 बजे। जापान के एक छोटे से गांव में, जहां शहर की हलचल अब भी नींद में डूबी थी, एक 90 वर्षीय बुजुर्ग अपनी बगिया में खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा समय की झुर्रियों से चिह्नित था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी युवा को भी मात दे दे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी पुरानी तांबे की केतली में ग्रीन टी बनाता, अपनी बगिया में गुलाब और चमेली के फूलों को पानी देता और फिर पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करता। उसकी दिनचर्या दशकों से ऐसी ही थी, बिना किसी रुकावट के। गांव वाले हैरान होकर पूछते, इतनी उम्र में भी इतनी ऊर्जा कहां से लाते हो? वह बस मुस्कुराता और एक शब्द कहता, इकिगाई। इकिगाई का कोई एक अर्थ नहीं है। यह वह वजह है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। यह वह आग है जो आपके दिल को जलाए रखती है, तब भी जब थकान आपको घेर ले। यह वह मकसद है जो आपके हर कदम को अर्थ देता है। लेकिन हम में से कितने लोग अपनी इकिगाई को सचमुच जानते हैं? हम दिन काटते हैं लेकिन जीते नहीं। हम कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। हम रिश्तों में रहते हैं लेकिन जुड़ाव महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकिगाई खो दी है। बचपन में हम सबके पास एक सपना होता था। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और डर हमें घेर लेता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? और धीरे धीरे वह सपना धुंधला पड़ जाता है। इकिगाई सिर्फ जुनून नहीं है, यह वह काम है जो आपको संतुष्टि देता है, जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है और जो आपको हर दिन एक मकसद देता है। यह वह जगह है जहां आपका दिल, आपका कौशल और दुनिया की जरूरतें एक साथ मिलती हैं। इकिगाई कोई विलासिता नहीं, यह एक जरूरत है। अगर आज आप बेचैन हैं, अगर सुबह उठना बोझ लगता है, तो शायद आपकी इकिगाई खो गई है। इसे पाने के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है? मैं किस काम में खो जाता हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन यह सवाल पूछिए। धीरे धीरे आपके भीतर एक आवाज जागेगी और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। आपका काम आपकी पूजा बन जाएगा और आप उस बुजुर्ग की तरह मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा, मैं क्यों जी रहा हूं। सिद्धांत 2, शोषण, शुरुआती मन। एक बार एक युवा विद्वान, जिसके पास ढेर सारी डिग्रियां और किताबी ज्ञान था, एक जैन गुरु के पास गया। वह आत्मविश्वास से भरा था और बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा करता था। उसने गुरु से कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है।
गुरु ने शांति से मुस्कुराकर कहा, चाय पियो। जैसे ही युवक ने पुराने मिट्टी के प्याले को उठाया, गुरु ने उसमें चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, लेकिन गुरु डालते रहे। चाय छलकने लगी, फर्श पर टपकने लगी। युवक ने हैरानी से कहा, गुरु, प्याला तो भर गया है। गुरु ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग भी इस प्याले की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, नया कुछ नहीं सीख सकते। यही है शोषिन, शुरुआती मन। यह वह मानसिकता है जो हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने अनुभवी हों, सीखने के लिए हमेशा एक नौसिखिए की तरह खुले रहें। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां जानकारी हर जगह बिखरी पड़ी है। किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई विशेषज्ञ बनने की होड़ में है। फिर भी हम अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने सीखने का दरवाजा बंद कर लिया है। हमें लगता है मुझे सब पता है, लेकिन यही सोच हमारी प्रगति को रोक देती है। शोषण हमें उस बचपन में ले जाता है जब हर चीज नई थी, जब हर सवाल में जिज्ञासा थी, हर गलती में सीख थी। तब न कोई अहंकार था, न तुलना, बस एक खुला मन था जो हर अनुभव को सोख लेता था। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और यहां तक कि अपनी गलतियों से भी होता है। एक छोटा बच्चा भी आपको जीवन का बड़ा सबक दे सकता है, बशर्ते आपका दिमाग खुला हो। जब आप हर दिन को एक नई नजर से देखते हैं तो जीवन ताजा लगने लगता है। हर गलती एक अवसर बन जाती है, हर छोटा काम अर्थपूर्ण लगता है। शोषण आपको जड़ नहीं बनने देता, यह आपको लचीला बनाता है, विनम्र बनाता है। अगली बार जब कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं, या मैं बस यह दिखाना चाहता हूं कि मुझे सब आता है। यही अंतर है एक बंद दिमाग और शोषण के बीच। जब आप शोषण को अपनाते हैं तो आप जीवन के छात्र बन जाते हैं। हर पल, हर इंसान, हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। सिद्धांत 3, काइजन, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। जापान की एक पुरानी फैक्ट्री में सुबह की ठंडी हवा के बीच एक मजदूर हर दिन एक ही काम करता था, एक नट को बोल्ट में कसना। महीनों सालों से यही दोहराव, न कोई उत्साह, न कोई बदलाव, लेकिन वह हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता। कभी वह अपने स्क्रूड्राइवर को बेहतर कोण पर पकड़ता, कभी अपनी गति को थोड़ा बढ़ाता, कभी सामग्री का कम से कम अपव्यय करता। एक दिन उसके मैनेजर ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने लगन से एक ही काम बार बार कैसे कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर होना चाहता हूं। यही है काइजन। काइजन का अर्थ है निरंतर सुधार। यह सिखाता है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। हम इंसान तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी। एक बार जिम गए तो सिक्स पैक बन जाएगा, एक बार बिजनेस शुरू किया तो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब जल्दी परिणाम नहीं मिलते, हम हार मान लेते हैं। काइजन सिखाता है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ 8%। इतना छोटा सुधार कि कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन यही निरंतरता आपको औसत से असाधारण बना देती है। काइजन सिर्फ उत्पादकता का तरीका नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह कहता है, पूर्णता की चाह मत करो, सुधार की चाह करो। जब आप काइजन को अपनाते हैं तो आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। कल से शुरू करूंगा की जगह आप कहते हैं, आज थोड़ा कर लेता हूं। चाहे आप लेखक हों, छात्र हों, व्यवसायी हों या गृहिणी, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम लगता है, दबाव कम होता है और सबसे जरूरी, आत्मसम्मान बढ़ता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही थोड़ी, तो अंदर से अपराध बोध नहीं होता। काइजन में सिर्फ निरंतरता नहीं, बल्कि जागरूकता भी है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं, और जवाब कार्रवाई में दीजिए। चाहे वह 5 मिनट का व्यायाम हो, एक पेज पढ़ना हो या एक गिलास पानी ज्यादा पीना हो। ये छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बन जाते हैं। काइजन आपके जीवन के हर हिस्से में काम करता है, आपकी आदतों में, रिश्तों में, सोच में। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर सुनने वाले बनते हैं, थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, थोड़ा ज्यादा कृतज्ञ होते हैं,
तो आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। काइजन में कोई अंतिम मंजिल नहीं है। आप कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। आप हमेशा एक छात्र बने रहते हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं। अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और डर लगे या आप बार बार असफल हो चुके हों, तो याद रखिए, आपको सब कुछ आज बदलने की जरूरत नहीं, बस आज से थोड़ा बदलने की हिम्मत चाहिए। यही है काइजन का जादू, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देता है, शांति से, मजबूती से और स्थायी रूप से। सिद्धांत 4, गणबारू। अथक प्रयास। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन होती है। सैकड़ों धावकों के बीच सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर होती है, एक बूढ़ी महिला जिसने 80 साल की उम्र पार कर ली है। उसकी चाल धीमी है, सांसें भारी, शरीर कांपता हुआ, फिर भी वह हर साल दौड़ती है। बारिश हो, धूप हो या तेज हवा, वह रुकती नहीं। गिरती है तो फिर उठकर चल पड़ती है। लोग पूछते हैं, इतनी उम्र में यह सब क्यों? वह मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहती है, गणबारू। गणबारू का अर्थ सिर्फ कोशिश करना नहीं है, यह वह प्रयास है जिसमें आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यह वह हिम्मत है जो तब भी रुकने से इनकार करती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। आज की दुनिया में हम तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत शोहरत, लेकिन कोई भी सार्थक चीज तुरंत नहीं मिलती। चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या सपने, हर चीज के लिए मेहनत चाहिए। ज्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। गणबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां आप हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जब आप थक कर रुकते नहीं बल्कि थोड़ा रुककर फिर उठ पड़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ टूटने लगता है, आत्मविश्वास, प्रेरणा, सपने। ऐसे में दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लें या गणबारू को अपनाएं। गणबारू कहता है, मैं कर सकता हूं, भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, मैं रुकूंगा नहीं। जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, मन, तन और आत्मा से, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी निरंतरता आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके परिणामों को नहीं, आपकी यात्रा को सलाम करने लगते हैं। गणबारू किसी रेस को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है। अपने डर, अपने संदेह, अपनी कमजोरियों को हराने के लिए। हर कोशिश जीत की गारंटी नहीं देती, लेकिन हर कोशिश आपको चरित्र देती है, अनुशासन देती है और एक ऐसी ताकत देती है जो किताबों में नहीं मिलती। गणबारू में हार का डर नहीं होता, रुकने का डर होता है। अगली बार जब आप हार मानने की सोचें, खुद से कहिए, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही आपकी किस्मत बदल दे। गणबारू एक साधारण इंसान को योद्धा बना देता है, बिना तलवार, बिना शोर, लेकिन अंदर से अजेय। सिद्धांत 5, गमन। गरिमा के साथ सहनशीलता। एक ठंडी रात थी। जापान के एक प्राचीन मंदिर में लकड़ी के ठंडे फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे, सांसें थम सी रही थीं। फिर भी वह हिला नहीं। उसने शिकायत नहीं की। वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे गमन सिखाया गया था। गमन एक जापानी दर्शन है जो सिखाता है कि तकलीफों को गरिमा के साथ कैसे सहा जाए। न रोना, न शिकायत करना, न दुनिया को बताना कि आप दर्द में हैं। बस चुपचाप शांति से उस दर्द को झेलना और अंदर से मजबूत होते जाना। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर दर्द को व्यक्त करना फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हम हर छोटी परेशानी साझा कर देते हैं। थोड़ा तनाव हुआ तो स्टेटस डाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। हम भूल गए हैं कि असली ताकत कभी कभी चुप रहने में होती है। गमन सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं है। सबसे बड़ी बहादुरी है उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना। यह कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की बात है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। आपका सबसे करीबी आपको छोड़ देता है, आपका सपना बिखर जाता है, आप अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में गमन आपकी ढाल बनता है। यह आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी न समझें, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने हथियार भी न बनाएं। अपने दर्द को घूंट की तरह पी लें और उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लें। गमन का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकते नहीं,
या दुखी नहीं होते। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई अर्थ छिपा है। जब आप इस मानसिकता को जीने लगते हैं तो आप हर तूफान में खड़े रह सकते हैं। लोग सोचते हैं यह सब कैसे संभाल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने रातों की नींदें खोई हैं, चुपचाप रोए हैं और फिर खुद को गले लगाकर आगे बढ़े हैं। गमन का मतलब है बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले पल फिर खड़े हो जाते हैं। जब आप गमन को अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। गमन आपके चरित्र को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नरम रहता है लेकिन आपकी आत्मा फौलाद बन जाती है। अगली बार जब जिंदगी आपको टूटने के कगार पर लाए तो खुद से कहिए, मैं यह भी सह लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गमन हूं। सिद्धांत 6। वाबी साबी। अपूर्णता की सुंदरता एक पुराना मिट्टी का प्याला था। उसका किनारा टूटा हुआ था, रंग उड़ा हुआ और उसमें एक पतली सी दरार थी। देखने में वह प्याला किसी कबाड़ से कम नहीं था, लेकिन जापान के एक घर में उसे बड़े गर्व से शेल्फ पर सजाया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें वाबी साबी था। वाबी साबी एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि सुंदरता उसमें है, जो अधूरी है, जो टूटी है, जो क्षणिक है, जो परफेक्ट नहीं, वही सबसे सुंदर है। हम अपनी जिंदगी में पूर्णता के पीछे भागते हैं, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते, और जब कुछ भी गड़बड़ होता है हम टूट जाते हैं। हमें लगता है अब सब खत्म, लेकिन वाबी साबी कहता है नहीं, यही तो शुरुआत है। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कोई शोरूम नहीं जहां सब कुछ चमकता हो। जिंदगी एक पुराना कमरा है, थोड़ी धूल, कुछ उखड़े रंग, लेकिन यही उसका जादू है। वाबी साबी सिखाता है कि अपूर्णता को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हर दरार एक कहानी है, हर दाग एक अनुभव। अपने अतीत को देखिए, शायद वह परफेक्ट नहीं था। कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, कुछ सपने अधूरे रह गए होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या उन तकलीफों ने आपको मजबूत नहीं बनाया? वाबी साबी कहता है खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हैं, न कुछ छुपाओ, न कुछ शर्माओ। अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को शर्म से छिपा ले या चांद अपनी खामियों के कारण रोशनी देना बंद कर दे तो दुनिया कितनी अधूरी होगी। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसमें सच्चाई मिलाते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी झुकी हुई पीठ, आपके थके हुए हाथ, ये कमजोरियां नहीं, आपके संघर्ष के तमगे हैं। जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं तो आप दूसरों की अपूर्णताओं को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं। प्यार मांग नहीं करता, समझ बन जाता है। रिश्ते तुलना नहीं करते, कनेक्शन बनते हैं। यह स्वीकारोक्ति आपके अंदर ऐसी शांति लाती है जो किसी थेरेपी या महंगी छुट्टी से नहीं आती। वह शांति तब आती है जब आप आईने में देखकर कह सकें, मैं जैसा हूं ठीक हूं, यही मेरी सुंदरता है। सिद्धांत 7। हारा हाचीबू। आत्मसंयम। शाम का समय था। जापान के ओकिनावा द्वीप की एक छोटी सी बस्ती में लोग धीमी चाल से चल रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून था, चाल में ठहराव और आंखों में चमक। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था। यहाँ के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 100 साल की उम्र तक न सिर्फ जीवित रहते हैं बल्कि पूरी तरह सक्रिय और ऊर्जावान भी रहते हैं। उनके इस सुकून और संतुलन का राज क्या है? इसका एक जवाब है हारा हाचीबू। हारा हाचीबू का अर्थ है पेट को केवल 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब आप पूरी तरह तृप्त न हुए हों। भूख शांत करने और पेट भरने के बीच एक महीन रेखा होती है और यही रेखा आत्मसंयम की कला सिखाती है। सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप शरीर की जरूरत के हिसाब से खाते हैं या आदत, स्वाद और भावनाओं के हिसाब से? हम अक्सर भूख से नहीं बल्कि बोरियत, उदासी या गुस्से में खाते हैं। फिर आता है अपराध बोध, थकान और आलस। धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। हारा हाचीबू हमें याद दिलाता है कि आत्म देखभाल सिर्फ त्वचा की देखभाल या जिम जाना नहीं है। असली आत्म देखभाल तब होती है जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहां रुक जाना है। यह सिद्धांत सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है।
भावनाओं में, बातचीत में, काम में। यह कहता है बस उतना ही जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। जब आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो आप खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जब आप संतुलन में रहते हैं तो वह सादगी आपको बहुत कुछ दे जाती है। स्पष्टता, अनुशासन और एक शांत ऊर्जा। हारा हाचीबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही कला है। जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो मन में जगह बनती है, सोचने की, महसूस करने की। जब आप हारा हाचीबू को अपनाते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप खाने का सम्मान करते हैं। आप खुद को सुनते हैं, खुद से जुड़ते हैं। यही असली आत्म देखभाल है। न कोई विलासिता, न कोई बाहरी चीज, बस खुद के साथ एक ईमानदार, अनुशासित और सचेतन रिश्ता। अगली बार जब थाली में थोड़ा खाना बचा हो, थोड़ी भूख बाकी हो, तो खुद से कहिए बस यहीं तक, यही काफी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसका सम्मान करता हूं। सिद्धांत 8, शिनरिन योको, प्रकृति से पूर्ण जुड़ाव। सुबह सुबह जापान का एक व्यक्ति जंगल के पगडंडी पर चुपचाप चल रहा था। न कोई मोबाइल, न कोई योजना। उसके कदम धीमे थे, आंखें चारों ओर फैली हरियाली को निहार रही थीं। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती हवा की सांसें, सब कुछ मानो उससे बात कर रहा था। वह न कुछ सोच रहा था, न कुछ कह रहा था, बस शांत था, मौजूद था, प्रकृति से और शायद खुद से जुड़ा हुआ। यही है शिनरिन योको, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं, प्रकृति में नहाना। हम में से ज्यादातर लोग खुद से कट चुके हैं और सबसे दुखद बात यह है कि हमें इस कटाव का एहसास भी नहीं है। हम हर वक्त स्क्रीन में डूबे रहते हैं। फोन, लैपटॉप, टीवी, नोटिफिकेशंस की दुनिया में इतने खो गए हैं कि प्रकृति अब एक विलासिता लगती है। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं तो मन हल्का क्यों लगने लगता है? हवा में सुकून क्यों छिपा होता है? बारिश की बूंदें सिर्फ तन को नहीं, मन को भी क्यों छू जाती हैं? क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं। शिनरिन योको उस खालीपन को भरने की प्राचीन जापानी कला है। यह कहती है, जंगल में किसी मकसद के साथ मत जाओ, बस जाओ और वहां हो। कोई जल्दी नहीं, कोई समय सीमा नहीं, कोई परिणाम की चाह नहीं। बस हर पत्ते को महसूस करो, हर शाखा की सरसराहट सुनो, हर धूप की किरण को चेहरे पर पड़ते हुए महसूस करो। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कॉल्स को, मैसेजेस को, लोगों की अपेक्षाओं को। लेकिन शिनरिन योको हमें रुकने की, देखने की और आत्मसात करने की अनुमति देता है। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से जुड़ना चाहिए। किसी पेड़ की छांव में बैठना, मिट्टी को हाथों में लेना, घास पर नंगे पांव चलना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और दिमाग का शोर धीरे धीरे मूक हो जाता है। शिनरिन योग को कोई महंगी थेरेपी नहीं, कोई उच्च प्रदर्शन तकनीक नहीं। ये एक वापसी है उस जगह की जहां से हम आए थे। वे जंगल, वे नदियां, वे पेड़, वे पहाड़, वे हमें नहीं भूले। हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन वे अब भी वहीं हैं, हमें बुलाते हुए, हमें अपनाने को तैयार। अगली बार जब आप खुद से कटे हुए महसूस करें, अगर मन भारी लगे, तो किसी पार्क, किसी जंगल या किसी छोटी सी हरियाली के पास चले जाइए। शब्दों की नहीं, सन्नाटे की जरूरत होगी। सोचने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होगी। और जब आप लौटेंगे तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हल्के, शांत और पूर्ण महसूस करेंगे। निष्कर्ष, एक सार्थक यात्रा की शुरुआत कभी सोचा है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं? सफलता, खुशी, शांति, स्पष्टता, रिश्ते, आजादी। लेकिन इन सबको बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से कितने दूर हो गए हैं? ये 8 जापानी सिद्धांत, इकिगाई, शोशिन, काइजन, गणबारू, गमन, वाबी साबी, हारा हाचीबू और शिनरिन योको, कोई तकनीक नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली बुद्धिमत्ता है। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं बल्कि एक धीमी, सार्थक यात्रा है, जहां हर कदम पर जागरूकता है, हर मोड़ पर सुंदरता है और हर रुकावट में विकास छिपा है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी। शोशिन ने सिखाया कि हम हमेशा छात्र रह सकते हैं। काइजन ने दिखाया कि छोटा सुधार
बड़ा बदलाव लाता है। गणबारू ने हार न मानने की हिम्मत दी। गमन ने मुस्कुराकर सहना सिखाया। वाबी साबी ने अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना सिखाया। हारा हाचीबू ने आत्मसंयम को आत्म प्रेम बताया। और शिनरिन योको ने हमें प्रकृति से फिर से जोड़ दिया। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर की यात्रा है। लेकिन यह ऐसी यात्रा है जो आपको खोया हुआ सुकून, खोई हुई ताकत और असली खुशी वापस देती है। सवाल यह नहीं कि क्या ये सिद्धांत काम करेंगे, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने पुराने ढर्रों को छोड़ने के लिए, इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलेगा, पहले अंदर से और फिर बाहर की पूरी दुनिया। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, तो यहीं से शुरुआत करें। एक छोटा कदम, एक नया नजरिया, अंतिम संदेश, एक असाधारण जिंदगी की शुरुआत छोटे सचेतन कदमों से होती है।